हेलो बच्चों। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज आपकी रिवीजन के लिए मैं लेके आया हूं ग्रेविटेशन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में आने वाला हर एक टॉपिक, हर एक थ्योरी कॉन्सेप्ट, ताकि आपकी तैयारी को एक कदम और आगे लेके मैं जा सकूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में और थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर ग्रेविटेशन बच्चों। तो ग्रेविटेशन क्या है? हमारे नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक फंडामेंटल फोर्स है, ये हमेशा एक्ट करती है, नेचर में होती है। क्या बात समझ में? क्या है ये? एक फंडामेंटल फोर्स है, बेसिक फोर्स है, हमेशा से है नेचर में। लेकिन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? आप सबका, हमारा अपना आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। हमारा नहीं, हमारे न्यूटन जी। क्या बात समझ में? इनके ऊपर एक सेब क्या गिर गया, इन्होंने पूरा का पूरा ग्रेविटेशन का मैथमेटिक्स आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इस यूनिवर्स की, इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी दो चीजें ले लो या बहुत सारी चीजें ले लो, वो एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में। तो मान लिया आपके पास दो मासेस हैं बच्चों, एक मास है m1, एक मास है m2, ठीक है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो मास की वजह से आती है। क्या बात समझ में आई? तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, तो ये फोर्स जो है इस तरफ लगी m1 की वजह से m2 के ऊपर। इसको मैं बोल देता हूं F12। क्या बात समझ में आई? सॉरी, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये इसको ट्रैक कर रहा होगा अपनी तरफ, इसको मैं बोल देता हूं F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कहती बात समझ में? अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दोनों बराबर होंगी। पहले बात तो न्यूटन ने कहा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी। ये इस तरफ खींच रहा है तो ये इस तरफ खींच रहा है, बराबर फोर्स के साथ। क्या बात समझ में? मतलब यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बिल्कुल वैलिड है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये फोर्स होगी किसके बराबर? ठीक है, तो उन्होंने कहा फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। यहां पे जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। दिस इज बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि किसने दिया? न्यूटन जी ने दिया, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। यूनिट कैसे लिखेंगे इसका? जी को एक साइड रखो, बाकी सब कुछ इस साइड ले आओ। तो ये क्या है आपके पास? न्यूटन। ये मीटर स्क्वायर है, यहां चला जाएगा न्यूटन के पास तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये m1 और m2 किलोग्राम किलोग्राम क्या हो गया? किलोग्राम स्क्वायर, नीचे चला जाएगा तो क्या हो गया? पर किलोग्राम स्क्वायर। ये g की वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है बच्चों ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब यही है कि जो मर्जी मीडियम आ जाए ये हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू। क्या बात समझ में? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, जो कि न्यूटन ने बहुत मेहनत से निकाली थी, आपको बस रट लेनी है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज ये फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करती है? ये एक्ट करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। जो इन दोनों मासिस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करती है। ये इसको ट्रैक कर रहा होगा इस लाइन के अलोंग, ये इसको ट्रैक कर रहा होगा इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल फोर्स है बच्चों। सेंट्रल फोर्स क्या होती है? विच एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर। बात समझ में? सेंट्रल फोर्स है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया जाने वाला वर्क जो होता है वो सिर्फ पोजीशंस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जब भी
ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन होगा तो वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमसे पूछे भी जाते हैं। ये बातें आपको रखनी है बच्चों ध्यान में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। चाहे आप दो मासिस को पानी में डाल दो, हवा में रख दो, जैसे मर्जी रख दो, ठीक है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच क्या रहेगी, सेम रहेगी, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप तैयारी करने वाले ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ 11th में हैं तब आप ये भी ध्यान रखें कि 12th में आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे जो कि सेम होती है K Q1 Q2 अपॉन में R², लेकिन वो फोर्स मीडियम पर डिपेंड करती है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। हर मीडियम में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहती है बच्चों, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ठीक है, अब मैंने कहा कि दो मासेस अगर हैं तो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, Gm1 m2 अपॉन में R²। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है। अब मान लिया ये अर्थ है बच्चों, क्या है, अर्थ, इसका मास क्या है, कैपिटल M, ठीक है, और इसके सरफेस के ऊपर एक मास है स्मॉल m, ठीक है। तो आपको पता है अर्थ जो है वो हर चीज को कहां खींचती है, अपने सेंटर की ओर। मैंने अभी बताया ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करती है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रही होगी इस तरफ, ठीक है। वैसे ये मास भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरफ। दिस इज इंटरेस्टिंग कि अगर मान लीजिए अर्थ है, आपको पता है कि सेब अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो अर्थ जो वो सेब को नीचे की तरफ खींच रही है, तो सेब भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। क्या बात समझ में आई? सिर्फ अर्थ ही सेब को नहीं खींचती, सेब भी अर्थ को खींचता है, लेकिन सेब ही नीचे गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेब का मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको छोड़ो, अब यहां पे आ जाओ। ये मास है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है और ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस अर्थ का रेडियस मानिए क्या है, r, ठीक है। आप याद भी रख सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। बात समझ में आई? अब अगर मैं बात करूं कि अर्थ जो है वो इस मास को किस फोर्स से खींच रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स से, यहीं से आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू G, M1 में आ गया मेरा मास ऑफ अर्थ, ये स्मॉल m में लिख दिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन में r लिख रहा हूं मैं रेडियस ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेटली अगर ये सरफेस पर है तो अप्रोक्सीमेटली दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर होगा। तो ये बच्चों फोर्स आई, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ ने लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बस नाम अलग है। जब हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर फोर्स को आप, हर ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं बोल सकते। जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तब उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि जब फोर्स लगती है तो बॉडी के पास मोशन आता है, मोशन यानी उसके पास एक्सलरेशन आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल ये इस मास को खींच रही है अपनी तरफ, सेब गिर रहा है, किस एक्सलरेशन के साथ गिर रहा है? तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, ये आपको पता है। अब फोर्स क्या है हमारे पास, Gm अपॉन में r² इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, यहाँ पे एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आई बच्चों, Gm अपॉन में r², Gm अपॉन में r²। मतलब अर्थ जो है वो इस एक्सलरेशन के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस के ऊपर खींच रही है। इसी एक्सलरेशन को हम कहते हैं बच्चों स्मॉल g, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इस एक्सलरेशन के साथ खींचती नीचे की तरफ। G इज इक्वल टू Gm अपॉन r², नीचे की तरफ मतलब अपने सेंटर की तरफ। क्या बात समझ में आई? तो यहां पे अगर मैं वैल्यू रख दूं, G की वैल्यू आपको पता, मैंने अभी बताई कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू m की वैल्यू, ये मास ऑफ अर्थ होता है बच्चों 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और r² r की वैल्यू मैंने आपको भी बताई 6400 किलोमीटर है। इसको अगर मीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 64 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर, 64 इंटू 10 रेज टू पावर 5 और इसका स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमको पता है। तो जब मैं ये सब कैलकुलेट करता हूं मेरे पास तो G की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसको हम ध्यान में रखेंगे। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को इसी एक्सेलरेशन के साथ अपनी तरफ खींचती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। यानी चीज भारी हो चाहे हल्की हो, वो इसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी। इसको हम ध्यान में रखेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, मतलब भारी या हल्की चीज एक साथ ही नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता होगा क्यों नहीं होता। इसका रीजन है विस्कोसिटी, जो कि क्या एयर लगाती है ऊपर की तरफ, जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, एयर का ड्रैग। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन इतना समझ में आया आपको। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर? g/r²। अच्छा, ये g का फॉर्मूला हर प्लेनेट के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप मास ऑफ मून रख दो, रेडियस ऑफ मून रख दो, तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के सरफेस पे आ जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे सब कुछ अर्थ की वैल्यू रखी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ। तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, पहली बात। ऐसा नहीं सिर्फ अर्थ के लिए, जिसका भी मास और रेडियस रखोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं अब आगे। ठीक है, तो देखो जरा अब, तो देखो मैं यहाँ पे फिर से एक अर्थ बना रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छी अर्थ मैं बनाता हूं हमेशा, आपको पता ही है। तो ये सरफेस के ऊपर g की वैल्यू क्या है बच्चों? gm/r²। ठीक है, अब बात करता हूं कि अगर कोई बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर चली गई, ठीक है, दूर जा रही है, अर्थ से दूर जा रही है, मान लिया h डिस्टेंस ऊपर चली गई, तो यहां पर g की वैल्यू क्या होगी? मैं इसको बोल देता हूं g एट सम हाइट h। ठीक है, तो देखो जरा सरफेस पर कितनी है? gm/r², जहां पे हम डिस्टेंस ये r ले रहे हैं, उसका रेडियस। क्या बात समझ में आई? अब आप देखो कि सरफेस से यहां पहुंच गई, तो सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? r+h। तो यहां पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इसी फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो gm/r+h²। क्या बात समझ में आई? यहां से अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? gh/g। ठीक है, तो देखो जरा, gm और gm तो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और r² ऊपर गए तो ये आएगा मेरे पास r² क्या बात समझ में आई? तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे gh यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट h पर जाने पे क्या हो जाएगी? g यहाँ पे गया, ये तो सरफेस पर है, इंटू r²/r+h²। क्या बात समझ में आई? तो g सरफेस पर क्या होता है? gm/r², और किसी हाइट h पर क्या होता है? gr²/r+h²। ध्यान रखेंगे इसको। क्या बात समझ में? ये भी ध्यान रखेंगे कि g की वैल्यू हाइट h पर जाने से कम हो जाती है, और वो इतनी हो जाती है, डिपेंड करेगा हाइट कितनी है। क्या बात समझ में? तो यानी g डिक्रीजेस, g की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है विद हाइट। हाइट के साथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब मैं बात करूं, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। GH इज इक्वल टू, यहां से अगर r² कॉमन निकाल लिया जाए, r² से r² कैंसिल कर दिया जाए, तो यही फॉर्मूला बच्चों ऐसे भी बन जाता है आपके पास, g/1+h/r²। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, आप न्यूमेरिकल्स में दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसका एक स्पेशल केस भी है। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो पावर में -2 हो जाएगा, और फिर बाइनोमियल थ्योरम का एक कंडीशन यूज करके हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला भी आता है, g × 1 - 2h/r। लेकिन ये एक स्पेशल केस में आता है बच्चों। ठीक है, किसी हाइट पर g की वैल्यू ये हो जाएगी, g × 1 - 2h/r। ये कब होगा? अगर h जो है वो r के मुकाबले बहुत छोटा है, मतलब आप इस हाइट को बढ़ा रहे हो लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में ये बहुत कम है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये ठीक ठाक है इसकी वैल्यू, तब आपको ये या ये, इन दोनों में से कोई एक करना है। g कम हो जाता है हाइट के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बात समझ में आई? तो हमने देख लिया कि g सरफेस पर तो इतना होता है, हाइट पर इतना या फिर इतना हो जाता है, अगर हाइट कम है तो इतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किसी डेप्थ पे क्या हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो डेप्थ पे जाने पे आपको 2-3 बातें याद रखनी है। ठीक है, अगर अब मैं फिर से अर्थ बना रहा हूं बच्चों, ठीक है,
तो यहां पर तो हमने देख लिया जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पे देख लिया हमने जी एच की वैल्यू, मतलब जी एट सम हाइट एच। यहां पे कितनी थी वैल्यू आपके पास, ये थी जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, ये थी। अब हम देखेंगे कि मान लिया मैं डी नीचे चला गया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए यहां पे है सेंटर इसका, यहां पे, और मैं डी नीचे आ गया हूं, ठीक है। तो यहां पे अब पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि यहां पे g की वैल्यू फिर कम हो जाएगी, तो g ऑल्सो डिक्रीजेस, g फिर से क्या हो जाएगा, ठीक ठीक है, g डिक्रीजेस विद डेप्थ ऑल्सो। डेप्थ के साथ भी g क्या होता है बच्चों, कम होता है। यहां पर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूं, ये d है, d डेप्थ नीचे आ गए हम लोग, रेडियस इसका r ही है, तो g एट सम डेप्थ d इज g इंटू 1 माइनस डी अपॉन में r। क्या बात समझ, तो यहां पे भी ये कम हो जाएगा। हाइट h पर ये है, सरफेस पर ये है, और यहां पर ये है। अगर आप ये देखो कि सेंटर पर क्या होगी इसकी वैल्यू, तो सेंटर पर अगर मैं आ गया तो ये d की वैल्यू तो रेडियस के ही बराबर हो जाएगी। यहां पे मैं r रखूंगा, r अपॉन r 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब g एट सेंटर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होता है। आप ऐसा ग्राफ यहां पे बना सकते हो g, और यहां पे मैं r बना रहा हूं, तो जब r 0 है तो जी भी क्या है, 0 है। अब आप देखो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो ऊपर की तरफ ये इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा था ना, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या बात समझ में, और उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके से ये है मान लिया सरफेस आपका, जहां पे r इज इक्वल टू ये कैपिटल R हो गया। क्या बात समझ में आई इतनी, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ g विद हाइट एंड डेप्थ। आगे बात करते हैं हम लोग g की कुछ और वेरिएशंस की, ठीक है। अब आप देखो कि g का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस, ठीक है। अब हम सरफेस पे रह के ही बात करने वाले हैं, हाइट और डेप्थ के साथ हमने रिलेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं यहां पर कि मान लिया ये अर्थ है मेरे पास, ठीक है। अर्थ की जो शेप होती है बच्चों, शेप ऑफ अर्थ जो होती है, शेप ऑफ अर्थ वो जियोइड शेप होती है। जियोइड शेप का क्या मतलब होता है कि अर्थ जो है वो कुछ गंदी सी शेप है उसकी। पोल्स पे तो वो फ्लैट है, पोल्स पे कैसी है, वो फ्लैट है, ठीक है, लेकिन इक्वेटर पे वो लंबी है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर इसका सेंटर है तो यहां से रेडियस कुछ ज्यादा होगा, इसको मैं बोल देता हूं आर इक्वेटोरियल, इक्वेटर वाला रेडियस, और इसको मैं बोल देता हूं आर पोलर, पोल्स वाला रेडियस, ठीक है। तो ये वाला रेडियस कुछ ज्यादा है, ये वाला रेडियस कुछ कम है, यानी इक्वेटोरियल रेडियस जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोलर रेडियस। अब आप देखो g की वैल्यू r के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जहां पे r ज्यादा होगा वहां पे g कम होगा, मतलब इक्वेटर पे g की वैल्यू कम होती है, मिनिमम होती है। तो ध्यान में रखेंगे एट इक्वेटर g की वैल्यू मिनिमम होती है बच्चों सरफेस पर। क्या बात समझ में आई, और एट पोल्स, पोल्स पर पहुंचते पहुंचते g की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्या बात समझ, क्योंकि वहां पे r सबसे छोटा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सरफेस पर भी g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। वो अलग बात है कि हम न्यूमेरिकल्स में g की वैल्यू 9.8 हमेशा ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, लेकिन फर्क पड़ता है। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे, इक्वेटर पर मिनिमम और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। क्या बात समझ, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो ये थी शेप ऑफ अर्थ के साथ जी की वेरिएशन। अब हम एक और वेरिएशन की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। जी की वैल्यू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अर्थ जो ऐसे ऐसे घूमती है उसकी वजह से भी जी की वैल्यू सरफेस के ऊपर ही अलग अलग आ जाती है। अभी हमने देखा कि इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम, पोल्स पे क्या होती है, मैक्सिमम। मान लिया, ये फिर से मैंने अर्थ बनाई बच्चों, है ना, बार बार अर्थ बना रहा हूं मैं, बहुत अच्छी। ये है उसका पोलर एक्सिस, ठीक है,
और ये मान लिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ गोल गोल घूम रही है। यहां पे है इसका इक्वेटर, ठीक है। अब मान लिया यहां पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि यहां पे इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लिया थीटा, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं बच्चों, थीटा लैटिट्यूड पर है। क्या बात समझ में? तो इसके हिसाब से भी जी की वैल्यू जो होती है, तो जी की वैल्यू जो होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, जी डैश, यानी इफेक्टिव जी की क्या होगा मेरे पास, ये होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ध्यान में रखेंगे तो थीटा के हिसाब से जी की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। अब ये थीटा इक्वेटर पर कितना होता है, 0 होता है। तो बात करूं मैं इक्वेटर की, इक्वेटर पर आपका जो लैटिट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो जी डैश किसके बराबर है, मतलब इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब पोल्स पे बात करूं तो बच्चों पोल्स पर लैटिट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहां पर जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि cos 90 तो 0 होता है, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो ये थी बच्चों 3 टाइप की जी की वेरिएशन। किस किस के साथ, सरफेस पे देखा जीएम अपॉन आर स्क्वायर, हाइट एच पे देखा कम हो गई, वो आपको फॉर्मूला बताया मैंने, डेप्थ पे देखा कम हो गई, जीरो पे देखा, सॉरी सेंटर पे देखा 0 हो गई, मतलब सेंटर से सरफेस पे आते आते इंक्रीज हो गई, और सरफेस से ऊपर जाते हुए क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब हम ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, ऐसे आएंगे अंदर से बाहर की तरफ तो सरफेस तक इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। क्या बात समझ में आई? तो ये जी की वेरिएशन आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये दोनों हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे यहां पे। सबसे पहले ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, जबकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब क्या है कि कोई भी मास है वो किसी दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। किस वजह से, इनविजिबल है यहाँ पे ये फोर्स, ठीक है। तो कोई भी मास जो है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है, क्या बना लेता है, एक फील्ड बना लेता है, तरंगे बनाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो भी मास आएगा उसको वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या बात समझ में? उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो मास होगा उसको वो अट्रैक्ट करेगा, बाहर जो होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में? ठीक है। तो अब ये कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको मैथमेटिकली, तो ई से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। मान लिया ये है स्मॉल मास m और ये है कैपिटल मास m, ठीक है। तो इसकी जो फील्ड होगी वो इस मास को क्या कर रही होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। ये मानिए बहुत छोटा मास है, इसकी खुद की फील्ड बहुत वीक है, तो हम इसकी फील्ड यहां पे निकालेंगे, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, ठीक है। सो दिस फोर्स अपॉन मास, ठीक है, मास कौन से वाला, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस मास। क्या बात समझ में आई? इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर केजी। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का केजी। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इस मास की फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं इसकी टर्म में, कि इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर, मान लीजिए डिस्टेंस की ना r कितनी होगी, तो आप देखो E इज इक्वल टू, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m इंटू एम, दिस मास इंटू दिस, अपॉन में आर स्क्वायर, ये मैंने फोर्स लिख दी, अपॉन में क्या आ गया m, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो E किसके बराबर बच्चों, gm अपॉन में आर स्क्वायर, gm अपॉन में आर स्क्वायर। तो किसी भी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है उससे r डिस्टेंस की दूरी पर, तो वो कितनी होगी, gm अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है कई बार, ठीक है, वो ये दिखाने के लिए कि इसकी जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी तरफ होगी, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या बात समझ, जबकि इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या होगा, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। अब बात करता हूं मैं पोटेंशियल की, ठीक है। तो मैं फिर से अगर एक मास बनाऊं यहां पर, ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट है, मान लिया एक ये पॉइंट है, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट ए, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट बी। यहां पे कोई स्मॉल मास m है, ठीक है।
अगर मैं किसी इस मास को ए पे रखता हूं तो इसकी फील्ड जो होगी इसके ऊपर, इसकी फोर्स जो होगी इस मास के ऊपर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये पॉइंट इसके मुकाबले ये वाला पॉइंट नजदीक है। क्या बात समझ में आई? अब पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? पोटेंशियल मींस कितना दम है उसकी फील्ड का, कितना दम है उसकी फील्ड का। क्या बात समझ में आई? तो कैसे डिफाइन होता है ये कि मान लिया इस मास को आपने बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लेके आना है, ठीक है, तो बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। सबसे पहले किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। मान लिया आप बी से ए की तरफ मास को लेके आ रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे डिफाइन होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन होगा? ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी किसके बराबर होगा? कितना वर्क आपको करना पड़ा बी से ए तक पहुंचाने के लिए पर यूनिट मास, जितना वर्क आपको करना पड़ेगा उतना ही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में। क्या बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं किसी एक पॉइंट पर, मान लिया ए पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना चाहता हूं, तो एक पॉइंट पर तो पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, तो हम ऐसा मान लेंगे कि हम इस मास को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से लेके आ रहे हैं, किस तरफ? ए की तरफ। क्या बात समझ में आई? तो हम मान लेंगे कि इनफिनिटी पर इसका पोटेंशियल जो है वो क्या है? जीरो है। इसकी फील्ड किसी इनफाइनाइट पर कोई भी दम नहीं है उसका, ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी इंफिनिटी, जो कि हमने क्या मान लिया? जीरो। तो इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए अपॉन में मास जिसको हम लेके आ रहे हैं। क्या बात समझ में आई बच्चों आपको? ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ये है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल्स पर केजी, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और मास का केजी। अब फिर से जैसे हमने यहां पे देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। किसी मास एम के लिए आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर आपको पोटेंशियल लिखना है, वैसे अगर फील्ड लिखनी है, वैसे ही अगर आपको किसी मास एम के लिए आर डिस्टेंस दूर, मान लिया यहां पे बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो वो क्या होगा बच्चों? V इज इक्वल टू, यहीं से आ जाएगा जी एम अपॉन में, यहाँ आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे सिर्फ आर होगा। क्या बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? तो इसको जल्दी से नोट करें, इसके बाद हमको पोटेंशियल और फील्ड के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, तो आप जल्दी से इसको नोट करें। तो ये देखो बच्चों, हमारे पास कुछ स्फीयर्स के केसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू हमको देखनी है होलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए। होलो स्फीयर मतलब अंदर से खाली है, सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर से भी मास है इसमें, ठीक है। तो स्मॉल आर जब भी लिखूंगा मैं, तो स्मॉल आर मतलब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम सेंटर से ले रहे हैं। मान लिया ये वाला पॉइंट है, इसका डिस्टेंस मैं सेंटर से ले रहा हूँ स्मॉल आर, या मैं बोल सकता हूँ ये वाला पॉइंट है, इसका डिस्टेंस मैं सेंटर से ले रहा हूँ स्मॉल आर। तो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो डिनोट करेगा स्मॉल आर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड होलोस्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर अंदर जीरो होती है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर मास ही नहीं होता। ऑन साइड ऑन द सरफेस जो होती है वो होती है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। आपने एक चीज देखी होगी, अच्छा वो उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखो। ऑन द सरफेस जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्या है? रेडियस यहाँ पर, और आउटसाइड द सरफेस जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बस आर क्या लेना है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ऑन द सरफेस के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस ही हो जाएगा, ठीक है, और आउटसाइड द सरफेस के लिए कोई डिस्टेंस आर है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। सेम आपका पोटेंशियल के लिए चलेगा बच्चों, जहां पे फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अभी मैं आपको रिलेशन भी बताऊंगा। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर आप देखो, इनसाइड यहाँ 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 हर जगह, ऑन द सरफेस यहाँ 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 हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, और कितना होगा? माइनस जी एम अपॉन में आर। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस। बात समझ में? तो जितना सरफेस पर उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, उतना हर जगह पोटेंशियल सेम। यहां पे देखो आउटसाइड द सरफेस, सेम फॉर्मूला, बस आर चेंज करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो रेडियस बन जाएगा, और वैसे कोई डिस्टेंस आर। सेम आप सॉलिड स्फीयर में देखें, देखो ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस वाले केस चेंज ही नहीं होंगे। आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल दोनों के लिए ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस, चाहे होलो स्फीयर है चाहे सॉलिड स्फीयर है, आपके पास सेम फॉर्मूले हैं।
फर्क आएगा कहाँ पे, इनसाइड में। तो इनसाइड के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जीएम, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, और आर क्या है, रेडियस, आर क्यूब। और इनसाइड के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये है बच्चों स्फीयर्स के केसेस, आप जल्दी से इनको नोट करें। इसके बाद हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास एक रिंग में अगर है तो कैसे वहां पे फॉर्मूले हम देखेंगे, वो देखते हैं। तो बच्चों ये एक रिंग है, क्या है ये, रिंग, मतलब इसका यहां पर है मास सारा, इसके सरकमफ्रेंस पर, बीच में कुछ भी नहीं है। इसकी एक्सिस पर ये एक पॉइंट है, इसका रेडियस आर है, तो इसकी एक्सिस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसका फॉर्मूला ये है जी एम एक्स, मतलब ये एक्सिस वाला डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर एक्स, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। अगर आप सेंटर पे निकालना चाहते हो तो ये एक्स कितना हो जाएगा, सेंटर पे 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, 0, ठीक है। अगर पोटेंशियल की बात करूं तो एक्सिस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस जीएम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2, यानी इसकी बात कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी सरकमफ्रेंस पॉइंट की दूरी। क्या बात समझ में? और सेंटर पर ये वैल्यू अगर आप एक्स को 0 रख देते हो तो आपके पास ये आ जाती है। तो आप इतना नोट करें, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे की बात। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी भी फिजिक्स में डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हम इस चैप्टर में भी तो कंजर्वेटिव फोर्स ही पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स। तो मान लिया आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सी यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर आपको ये निकालनी है, ठीक है, अगर आप वर्क यहाँ पे देखो एक्सटर्नल एजेंट वाला तो फिर ये पॉजिटिव आएगा। क्या बात समझ में आई? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब मान लिया आपके पास ये दो मासेस का सिस्टम है, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों वो होती है माइनस जी m1 m2 अपॉन में r, जी m1 m2 अपॉन में r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू मासेस। दो मासेस का अगर आपके पास सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये। क्या बात समझ में? वैसे अगर आपके पास मान लिया 3 मासेस का सिस्टम है, ये है मान लिया, ये बीच का डिस्टेंस है r1, ये बीच का डिस्टेंस है r2, ये बीच का डिस्टेंस है r3। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वो आएगी माइनस जी, दो के पेयर्स बनाते जाओ जितने भी बनेंगे, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 अपॉन में r1, फिर आएगा ये वाला प्लस माइनस जी m2 m3, m2 m3 अपॉन में r2, ठीक है। फिर आएगा प्लस एक पेयर ये वाला है तो हो जाएगा माइनस जी m1 m3 अपॉन में r3। क्या बात समझ में? तो जितने भी दो के पॉसिबल पेयर्स बनते जाएंगे बच्चों, आपको बनाते जाने हैं और यही फॉर्मूला बार बार लगाते जाना है, ठीक है। अगर आपके पास 4 आ गए तो अलग अलग पेयर्स बनेंगे। अब यहाँ पे 3 थे तो 3 पेयर्स बने, बच्चों 4 होते तो 6 पेयर्स बनते हैं। नंबर ऑफ पेयर्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मासेस। जैसे यहाँ पे कितने मासेस थे, 3 मासेस थे, सो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 3, ये आएगा n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 6, 6 अपॉन 2 इज 3। क्या बात समझ में आई? तो 3 पेयर्स यहाँ पे बन गए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम कुछ और बातें करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो अब मान लिया कि मेरे पास ये क्या है बच्चों, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ बनाई मैंने, ठीक है। इस अर्थ के सरफेस के ऊपर ये कोई मास है, ठीक है। अब आपको पता है कि अर्थ हर मास को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो अर्थ
और इस मास के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी बच्चों? माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बात समझ में आई? तो अर्थ और किसी भी मास के बीच में ये आपके पास उसकी क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी है यहां पे सिस्टम के पास? माइनस जी एम एम अपॉन में आर। मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों कि यहां पर ये इसकी टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है, इस सिस्टम की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अर्थ ने इस सिस्टम को, इस मास को पकड़ के रखा है। अर्थ ने इस मास को पकड़ के रखा है। ये जब ऊपर भी जाना चाहता है तो अर्थ फिर इसको नीचे खींच लेती है। होता है ना ऐसा, ऊपर की तरफ चीजें फेंकते हो तो वो नीचे की तरफ आ जाती है। इसको आप ऊपर फेंक रहे हो फिर नीचे आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इतनी एनर्जी नहीं दे पा रहे इसको। अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी इसको तो ये फिर अर्थ पे वापस नहीं आएगा कभी भी। नॉर्मली तो हम जब फेंकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्कर को यूं फेंकूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। मैं नीचे क्यों है? क्योंकि मैं इसको इतनी एनर्जी नहीं दे पाया कि इसको क्रॉस कर लेगी। लेकिन मैंने इतना तेज फेंका कि उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो यानी वो अर्थ के ग्रेविटेशन को क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा, एस्केप कर देगा। उसके बाद वो कभी भी अर्थ पे लौट के नहीं आएगा। तो कंडीशन क्या है कि इतनी एनर्जी तो उसके पास होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने इतनी एनर्जी उसको दे दी, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी एनर्जी के बराबर है, जी एम एम अपॉन में आर। मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू रखी इसकी, तो एम से एम क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। वी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आया 2gm अपॉन में आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो v का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2gm अपॉन में r। यानी इस वेलोसिटी से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो वापस कभी भी अर्थ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर देगा, अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो जाएगा, क्योंकि अर्थ ने इसको पकड़ के रखा था इतनी एनर्जी से। आपने इतनी ही एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दी तो उसकी वेलोसिटी इतनी आएगी। क्या बात समझ में? और ये होती है बच्चों एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है ये? एस्केप वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे मास ऑफ अर्थ रख देते हो, रेडियस ऑफ अर्थ रख देते हो, तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी आ जाती है अर्थ की, ठीक है, जो कि होती है अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकोगे तो वो वापस कभी भी लौट के नहीं आएगा। दिस इज एस्केप वेलोसिटी बच्चों। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करें। फिर हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, सैटेलाइट्स की, ठीक है। तो देखो जरा, मान लिया ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, ये कोई प्लेनेट है, पी मैं इसको बोल देता हूं, और ये है इसकी सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है बच्चों? जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। अब सैटेलाइट होती है जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है, तो ये भी इस गोल चक्कर में गोल गोल घूमेगी, ठीक है। जो ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? r, ठीक है। यहाँ पे इस मास, प्लेनेट का मास है मान लिया कैपिटल M, और सैटेलाइट का मास है स्मॉल m। तो यहाँ पे गोल गोल घूम रही है, और जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उसके ऊपर क्या एक्ट करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कहाँ होती है? सेंटर की तरफ लगती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी इसकी? mv स्क्वायर अपॉन में r। v क्या है इसकी? लीनियर वेलोसिटी। क्या बात समझ में? अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई किसकी वजह से? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आई, क्योंकि ये मास इसको अपनी तरफ खींच रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी बच्चों? जी एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा मेरे पास? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाली है, तो जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम से एम हो गया कैंसिल, यहाँ पे आर से एक आर हो गया कैंसिल, तो आपके पास वी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे जी एम अपॉन में आर, यानी v इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर अंडर रूट। दिस इज बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट जो है वो इस वेलोसिटी के साथ गोल गोल घूमती है किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ। अगर ये सैटेलाइट
अर्थ के सरफेस, सॉरी किसी भी प्लेनेट के सरफेस से, ठीक है, अर्थ भी हो सकता है, कोई भी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के सरफेस से बहुत पास है, मान लिया सरफेस के बहुत पास है, तो ये जो आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली उस प्लेनेट के रेडियस के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। सो इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, सैटेलाइट इज क्लोज टू द सरफेस, क्लोज टू द सरफेस, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये स्मॉल आर जो है वो ऑलमोस्ट रेडियस के ही बराबर हो जाएगा प्लेनेट के। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास वो क्या होगा, gm/r। क्या बात समझ में? अब आप देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था किसी भी प्लेनेट के लिए, तो वो था आपके पास 2gm/r का रूट। आप इन दोनों के बीच रिलेशन देख सकते हो, आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, ये है आपकी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये दोनों के बीच रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब मैं यहां से बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं, ठीक है, तो देखो जरा मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, सबसे पहले तो टाइम पीरियड, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो मैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक चक्कर में, टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बच्चों, 2πr सरकमफ्रेंस, ठीक है। और स्पीड कितनी है इसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/r। क्या बात समझ में? यहां पे आप देखोगे इसको सॉल्व करके तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 2πr, देखो r की पावर 1 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, ये ऊपर जाएगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा, r की पावर 3/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास, gm। सो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास टाइम पीरियड भी निकल के आ जाएगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ½ mv², यहाँ पे v कौन सा आएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ½ m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब मैं रखूंगा यहाँ पे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, gm/r, ठीक है। तो कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ पे, ½ gm, ये कौन सा m आएगा आपके पास, कैपिटल M, ठीक है। सो gm इंटू m/r, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -gmm/r। तो ये ध्यान रखेंगे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं बच्चों तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -gmm/r प्लस यहाँ पे ये कितनी है, ½ gmm/r। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास तो टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी सैटेलाइट की वो कितनी होगी, -gmm/r, सॉरी अपॉन में 2r। क्या बात समझ में? तो टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये जो सैटेलाइट है वो बाउंड है किसके साथ, प्लेनेट के साथ, ठीक है। बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होती है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाउंडेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है, बाउंडेड सिस्टम की बच्चों एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। कैसी एनर्जी होती है, ये नेगेटिव एनर्जी होती है। क्या बात समझ में? तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉज। तो देखो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे केपलर्स लॉज, ठीक है। केपलर्स लॉज ये एक्सप्लेन करते हैं बच्चों प्लैनेटरी मोशन को, कि कैसे प्लैनेट जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन। तो देखो प्लैनेट्स जो होते हैं वो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों तरफ घूमते हैं। सूरज की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है और वो गोल 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 घूमते रहते हैं। हालांकि वो बिल्कुल गोल नहीं होते। तो सबसे पहला जो लॉ है, ठीक है, उसमें उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के पाथ के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि
सूरज के चारों तरफ जो प्लैनेट घूमते हैं वो गोल पाथ में नहीं, सर्कुलर पाथ में नहीं, एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एलिप्टिकल पाथ में। एलिप्टिकल पाथ में। क्या बात समझ में? प्लैनेट्स का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पाथ ऑफ प्लैनेट्स या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्लैनेट्स वो कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। तो एलिप्स क्या होता है बच्चों? देखो, सर्कल होता है ये, जिसके चारों तरफ ये जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, जिसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं, और इसका ये बीच में सेंटर। क्या बात समझ में? लेकिन जो एलिप्स होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? लंबा होता है, ऐसा इस तरीके से। यहाँ पे बच्चों ये दो एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और जहां से ये लंबा है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। ठीक है, इसमें ये है इसका सेंटर, और इसके पास होते हैं दो फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस। इसको मैं बोल रहा हूँ फोकस 1, ये है फोकस 2। ये होता है बच्चों एलिप्स। क्या बात समझ में? ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। ठीक है, ये फोकस 1, ये फोकस 2। तो उन्होंने कहा कि सन जो होता है, सन की पोजीशन या तो फोकस 1 पे होगी या तो फोकस 2 पे होगी। या तो सन यहाँ पे होगा या तो सन यहाँ पे होगा, और प्लैनेट्स जो है वो चारों तरफ इसी एलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे। तो सन की जो पोजीशन है, सन्स पोजीशन वो कहाँ पे होती है बच्चों? एनी वन ऑफ द फोकस। एनी फोकस के ऊपर जो होती है वो सन की पोजीशन होती है, ऐसा उन्होंने कहा पहले अपने लॉ में। क्या बात समझ में? सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या कहा? सेकेंड लॉ में उन्होंने कहा कि मान लिया प्लैनेट यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस r है। ठीक है, मान लिया यहां से वो इस पोजीशन से, इसको हम पोजीशन 1 बोल देता हूं, इस पोजीशन 1 से वो पोजीशन 2 में प्लैनेट पहुंचा, मान लिया t टाइम पे पहुंचा, तो यहाँ पे कुछ एरिया स्वीप करेगा वो। ठीक है, अब मान लिया मैं दो और पोजीशन लेता हूं, ये है पोजीशन 3 और ये है पोजीशन 4 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ एरिया वो क्या करेगा? स्वीप करेगा। मान लिया ये भी टाइम t है, तो अगर टाइम बराबर है बच्चों दो पोजीशंस के बीच, तो उन दो पोजीशन के बीच जो एरिया स्वीप करेगा प्लैनेट अपने मोशन से वो भी क्या होगा? इक्वल। तो इक्वल टाइम इंटरवल अगर हम लें बच्चों, तो प्लैनेट जो होगा वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा, इक्वल एरिया स्वेप्ट। क्या बात समझ में आई? इसको हम ध्यान में रखेंगे, इक्वल एरिया स्वेप्ट। इक्वल टाइम इंटरवल तो इक्वल एरिया स्वेप्ट, यानी मैं बोल सकता हूं एरियल वेलोसिटी। ठीक है, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, बराबर बराबर एरिया वो स्वीप करता जाता है बराबर बराबर टाइम में। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, थर्ड लॉ में उन्होंने कहा कि टाइम पीरियड का जो बच्चा स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब से। ठीक है, आर है आपकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ। ठीक है, तो या ये है मान लिया आर, या ये है मान लिया आर। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सी वाली एक्सिस है? ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सी वाली एक्सिस होती है? सेंटर से लेकर ये वाला जो ये मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का आधा जो होता है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो किसी भी प्लैनेट का, उसका स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से होता है। क्या बात समझ में? तो ये तीन लॉज हैं आप केप्लर्स के, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है? ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। यहां से मेरे पास कंडीशन निकल के आती है v1r1 इज इक्वल टू v2r2, यानी v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन में r1। ठीक है, तो v और r जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। r क्या है? r है आपका डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। यहां पे r क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। मान लिया प्लैनेट यहां पर है, तो आप ये देखो ये है r1 बोल देता हूं इसको, या फिर प्लैनेट यहां पे है तो ये हो जाएगा r, अगर मैं इसको सन मान लूं तो देखो आप, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है, तो जहां डिस्टेंस कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशन चैप्टर। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, अभी आपको रुकना नहीं है। इसको खत्म करने के बाद, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको सीधे जाना है PYQs में, और PYQ सॉल्व करने के बाद आपको और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू, पढ़ते रहो।